कहानी की शुरुआत होती है हमारे मुख्य किरदार झांग यी से। झांग यी असल में इस दुनिया का नहीं है, बल्कि वो आधुनिक दुनिया से एक कल्टीवेशन साधना और अमर साधकों की रहस्यमयी दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट पुनर्जन्म होकर आया है। इस नई दुनिया में वो डाओइस्ट सेक्ट का एक बेहद हैंडसम और अनूठा सीनियर ब्रदर बन चुका है। उसकी खूबसूरती ऐसी है कि सेक्ट की सभी जूनियर सिस्टर्स उस पर अपनी जान छिड़कती है और उसे देखते ही दीवानी हो जाती हैं। झांग यी को लगता था कि इस खूबसूरत चेहरे के साथ उसकी नई जिंदगी बहुत ही चिल, शांत और ऐशो आराम से कटेगी, लेकिन उसकी यह गलतफहमी तब दूर होती है जब अचानक उसके सामने एक चीट डेस्टिनी सिस्टम प्रकट हो जाता है। ये सिस्टम झांग यी को एक शुरुआती टास्क देता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। टास्क ये था कि उसे अगले 10 मिनट के अंदर अपनी बेहद खूबसूरत लेकिन बेहद ठंडे स्वभाव वाली महिला मास्टर के सामने अपने प्यार का इजहार कन्फेस करना है। झांग यी के लिए ये टास्क सीधे तौर पर मौत का फरमान था, क्योंकि उसकी मास्टर कोई आम साधक नहीं थी, लेकिन सिस्टम की सजा इससे भी बदतर थी। अगर टास्क पूरा किया तो उसे इनाम में एस ग्रेड सुप्रीम होली बॉडी मिलेगी और उसका साधना का स्तर बढ़ जाएगा। अगर टास्क में फेल हुआ तो वो जिंदगी भर के लिए एक बधिया कैस्ट्रेटेड कुत्ता बन जाएगा और अपनी मर्दानगी हमेशा के लिए खो देगा। झांग यी मन ही मन बुरी तरह भड़क उठता है कि आखिर फेल होने पर सीधा कुत्ता, और वो भी बधिया कुत्ता ही क्यों बनना है। लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि तभी सामने से उसकी ठंडी मास्टर यू याओ, डाओइस्ट सेक्ट की सेक्ट मास्टर, प्रवेश करती हैं। मास्टर यू याओपो इस कल्टीवेशन की दुनिया में बेरहम परी, मर्सिलेस फेरी के नाम से जाना जाता है। वो इस पीढ़ी की सबसे शक्तिशाली साधकों में से एक है और स्वभाव से बेहद ठंडी और कठोर है। झांग यी दर्शकों को उनके खौफनाक इतिहास के बारे में बताता है। अतीत में जिन भी पुरुष शिष्यों ने उनके सामने अपने प्यार का इजहार करने की हिमाकत की थी, मास्टर ने उन सभी की पूरी साधना कल्टीवेशन छीन ली और उन्हें बेरहमी से पीटकर सेक्ट से बाहर निकाल फेंका था। यहाँ तक कि बाहरी दुनिया के शक्तिशाली महारथियों ने जब उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मास्टर ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि सब सीधे रास्ते पर आ गए। झांग यी इस सेक्ट का इकलौता पुरुष शिष्य इसलिए बच पाया था क्योंकि उसने आज तक कभी वासना या भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया था, लेकिन आज इस सिस्टम ने उसे कुएं और खाई के बीच लाकर खड़ा कर दिया था। इजहार किया तो मास्टर के हाथों मौत तय है और चुप रहा तो बधिया कुत्ता बनना तय है। मास्टर यू याओ अपनी एकांत साधना क्लोज्ड डोर सेक्लूजन खत्म करके सीधे झांग यी के पास आती है और उसकी साधना की स्थिति पूछती है। वो झांग यी की तारीफ भी करती है कि उसने आज तक भावनाओं से दूर रहकर उनके भरोसे को बनाए रखा है, जबकि वो खुद 900 शिष्यों को भावनाओं के चक्कर में बाहर निकाल चुकी हैं। मास्टर की बातें सुनकर झांग यी का डर और बढ़ जाता है, लेकिन सिस्टम का टाइमर तेजी से खत्म हो रहा होता है। अपनी मर्दानगी और जान बचाने के लिए वो एक गहरी सांस लेता है और डाओ के मार्ग पर भावनाओं के महत्व पर बहस शुरू कर देता है। जब मास्टर चिढ़कर पूछती है तो तुम आखिर कहना क्या चाहते हो, तो झांग यी घबराते हुए चिल्ला उठता है, मैं पिछले 18 सालों से आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ। यह सुनते ही मास्टर यू याओ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह इसे नियमों का उल्लंघन और घोर निराशा मानकर अपनी जादुई मून स्वॉर्ड बुला लेती है और झांग यी का रिश्ता सेक्ट से खत्म करके उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है। अपनी जान बचाने के लिए झांग यी वहां से भागता है, लेकिन हड़बड़ी में वह सीधे एक गहरी खाई क्लिफ की तरफ दौड़ पड़ता है। पीछे मुड़कर देखने का रास्ता नहीं था, इसलिए वह मास्टर को भावुक बातें याद दिलाते हुए सीधे खाई से नीचे कूद जाता है और हवा में चिल्लाता है, अगर हम अगले जन्म में मिले तो मैं फिर भी आपसे प्यार करूंगा। खाई से कूदने के बाद झांग यी को अचानक होश आता है कि उसे तो अभी हवा में तैरना लेविटेट ठीक से आता ही नहीं है। सिस्टम का टाइमर सिर्फ 6 सेकंड बचा होता है। झांग यी सोचता है कि वह कुत्ता बनने के साथ साथ अब नीचे गिरकर मरने भी वाला है, लेकिन तभी मास्टर यू याओ उसकी जान बचाने के लिए हवा में उड़ते हुए आती है और उसे डांटते हुए पकड़ लेती है। जैसे ही वे दोनों जमीन पर क्रैश होते हैं, सिस्टम की आवाज गूंजती है, इजहार कामयाब रहा। झांग यी हैरान रह जाता है कि मास्टर सचमुच उसकी बातों से प्रभावित हो गई, लेकिन असली धमाका इसके बाद होता है। इनाम के तौर पर झांग यी के शरीर के अंदर सुप्रीम होली बॉडी पूरी तरह एक्टिवेट हो जाती है। उसके शरीर से एक विशाल सुनहरे ड्रैगन की रोशनी निकलती है जो सीधे आसमान को चीरते हुए अंतरिक्ष तक दिखाई देती है। सिर्फ कुछ ही सेकंडों में झांग यी का कल्टीवेशन लेवल सीधे स्पिरिचुअलाइजेशन रेल्म पर पहुंच जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू है। झांग यी अपनी इस नई ताकत को देखकर बेहद खुश होता है और मास्टर से मजाक में कहता है कि तेजी से कल्टीवेट करने के लिए प्यार में पड़ना जरूरी है, लेकिन मास्टर यू
याओ उसे डांटते हुए तलवार तान लेती है और एक नए खतरे से आगाह करती है। वो बताती है कि इस सुप्रीम हॉली बॉडी के जागने से जो विशाल दिव्य रोशनी आसमान में चमकी है, उसने पूरी दुनिया के विरोधी पंथों और बड़े महारथियों को सतर्क कर दिया है। ये हॉली बॉडी दुनिया की सारी प्राकृतिक ऊर्जा की आय को सोख लेती है, जिससे दूसरों की साधना का रास्ता बंद हो जाता है। इसका मतलब था कि झांग यी रातों रात पूरी दुनिया का पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन चुका है और बड़े बड़े कल्टिवेटर्स अब उसे जान से मारने के लिए तड़प रहे हैं। इससे पहले कि मास्टर यू याओ झांग यी को सुरक्षित जगह पर छिपा पाते, दाओइस्ट सेक्ट के आसमान में एक बहुत बड़ा पोर्टल खुल जाता है। दुश्मन सेक्ट्स के 3 सबसे शक्तिशाली महारथी सीधे सेक्ट के अंदर आ धमकते हैं। 1 सीनियर किंगलियन अर्थ सेक्ट की ग्रैंड एल्डर जो बेहद चालाक और खतरनाक है। 2 झोउ दी हेवनली सेक्ट के सेक्ट लीडर। 3 लू जी सोलर सेक्ट की ग्रैंड एल्डर। अब झांग यी के पास समझने के लिए बहुत कम समय बचा है। फेंग वूजी विन सिटी के शक्तिशाली लॉर्ड। ये तीनों आते ही झांग यी पर अपना हक जताने लगते हैं और उसे लालच देने लगते हैं। सीनियर किंगलियन मास्टर यू याओ को बूढ़ी औरत कहकर चिढ़ाती है और झांग यी को अपने सेक्ट में आने के लिए कहती है। जो दी उसे अपने सेक्ट की खूबसूरत महिलाओं और प्राचीन तकनीकों का लालच देता है, जबकि फेंग वूजी उसे विन सिटी के बड़े संसाधन और राजवंश में सरकारी अधिकारी बनाने की पेशकश करता है। चैप्टर के अंत में मास्टर यू याओ अपनी चमचमाती तलवार निकाल लेती है और गुस्से में दहाड़ती है, तुम सबकी यह मजाल, मैं दाओइस्ट सेक्ट के शिष्य को इस तरह किसी को छीनने नहीं दूंगी। झांग यी को इस सेक्ट से लात मारकर बाहर निकालने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। हमारे हीरो झांग यी के पास दुनिया की सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली बॉडियों में से एक सुप्रीम होली बॉडी है। ये बॉडी इतनी खतरनाक है कि ये पूरी दुनिया की ऊर्जा को अकेले ही सोख सकती है, जिससे दूसरे कल्टीवेटर्स के लिए कुछ बचता ही नहीं। लेकिन झांग यी बेहद गुस्से में है। उसे समझ आ चुका है कि ये जो बड़े बड़े सेक्ट्स के लोग उसके सामने उसकी मदद करने का नाटक कर रहे हैं, वे सब के सब महास्वार्थी हैं। झांग यी सीधा उनके मुंह पर बोल देता है, तुम लोग बस मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके अमरता की दवाइयाँ पिल्स बनाना चाहते हो और बाद में मेरी सारी शक्तियाँ छीन लोगे। झांग यी की कड़वी सच्चाई सुनकर सामने खड़ी बैंगनी बालों वाली डेमोनिस किंगलियान तुरंत पासा पलटती है और अपनी जादुई मीठी आवाज में कहती है, अरे मार्शल भतीजे झांग, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? हम तो सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। तभी बगन से सफेद बालों वाला कल्टीवेटर हंसते हुए अपनी घटिया सोच दिखाता है और कहता है, अरे लड़के, अगर कोई तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है तो डरो मत, बल्कि खुश हो जाओ। कम से कम इससे यह तो साबित होता है कि तुम्हारी इस दुनिया में कोई औकात या वैल्यू है। वही बीच वाला कल्टीवेटर चाचा अपने चेहरे पर एक लालची मुस्कान लाकर कहता है कि वह तो बस अपने इस प्यारे भतीजे पर प्यार लुटाना चाहता है। इन पाखंडियों की बातें सुनकर हमारे हीरो झांग यी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना डरे अपनी बीच की उंगली मिडिल फिंगर हवा में उठाता है और ठोक कर कहता है, अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी कठपुतली बनकर तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा तो तुम बस दिन में सपने देखते रहो। मैं मरते दम तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मास्टर यू याओ का वफादार शिष्य रहूंगा। झांग यी का यह तेवर देखकर इन तीनों कल्टीवेटर्स के मुखौटे उतर जाते हैं। डेमोनिस किंगलियान अपनी कमर मटकाते हुए कहती है, अय्या अय्या, लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अब हमें थोड़ा रफ होना पड़ेगा। बाकी दोनों कल्टीवेटर्स भी चिल्लाते हैं, तो तुम लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे, नमक हराम लड़के। झांग यी उनकी तरफ देखकर हंसता है, तुम तीनों दुष्टों को देखो, कितनी जल्दी गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। पीछे खड़ी झांग यी की खूबसूरत और शक्तिशाली मास्टर यू याओ अपने शिष्य का यह रूप देखकर मन ही मन बेहद गर्व महसूस करती है। वो सोचती है कि जो झांग यी हमेशा सीधा और भोला भाला रहता था, आज उसने पूरे दाओइस्ट सेक्ट के सम्मान के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। तभी डेमोनिस किंगलियान चिल्लाती है, शास्त्रों में लिखा है, जो प्यार से न मिले उसे छीन लो। झांग यी, अब तुम मेरे गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ। वो अपनी खतरनाक शक्तियों से झांग यी पर झपट्टा मारती है, लेकिन बाकी दोनों कल्टीवेटर्स भी लालची है। वे चिल्लाते हैं, किंगलियान, अकेले अकेले मलाई खाओगी क्या? अगर इसे उठाना है तो हम सब मिलकर उठाएंगे। इससे पहले कि वे झांग यी को छू पाते, मास्टर यू याओ बिजली की फुर्ती से सामने आती है और अपनी दिव्य शक्ति से चिल्लाती है, बदतमीजी। और वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। धमाके के बीच झांग यी अपनी मास्टर को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन दुश्मन की संयुक्त ताकत बहुत ज्यादा है। मास्टर यू याओ झांग यी को धक्का देकर उस विनाशकारी ऊर्जा के पूरे ब्लास्ट को अपने खुद के शरीर पर छेल लेती है, ताकि झांग यी को एक खरोंच तक न आए। किंगलियान और उसके साथी इस ताकत को देखकर दीवाने हो रहे हैं। वे चिल्लाते हैं, बुढ़िया यू याओ, क्या तू इस एक लड़के के लिए हम 3 बड़े सेक्ट से दुश्मनी लेगी? तेरी पूरी ताकत खत्म हो चुकी है, उसे चुपचाप हमारे हवाले कर दे। मास्टर
मास्टर यू याओ घायल होने के बावजूद अपनी तलवार तान कर कहती है, जब तक मेरी आखिरी सांस चल रही है मैं झांग यी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। सेक्ट के बाकी चेले भी अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन झांग यी को समझ आ जाता है कि अगर लड़ाई हुई तो उसका पूरा सेक्ट तबाह हो जाएगा। वो एक बड़ा फैसला लेता है और आगे आकर चिल्लाता है, ये मुसीबत मेरी वजह से आई है, इसलिए आज से मेरा दाओइस्ट सेक्ट से कोई वास्ता नहीं, मैं खुद को तुम्हारे हवाले करता हूँ। विलन हंसते हैं कि लड़का लाइन पर आ गया, लेकिन तभी अचानक आसमान का रंग बदल जाता है और चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है। आसमान में एक रहस्यमयी लाल आंख जैसी रोशनी चमकती है। कल्टीवेटर्स खौफ और आश्चर्य से चिल्ला उठते हैं, ये नामुमकिन है, ये तो पौराणिक डबल प्यूपिल होली बॉडी के जागने का संकेत है। दुनिया में एक और महाशक्तिशाली होली बॉडी का जन्म हो गया है। तब हेवनली सेक्ट का वो कल्टीवेटर चाचा आसमान की तरफ देखकर पागलों की तरह नाचने और हंसने लगता है। हा हा हा, ये रोशनी तो हमारे हेवनली सेक्ट की तरफ से आ रही है। हमारे सेक्ट के एक चेले की सोई हुई शक्तियाँ जाग गई है। भाड़ में गया झांग यी और उसकी सुप्रीम होली बॉडी, हमारे पास अब उससे भी बड़ा जीनियस है। ओ कीड़े मकोड़ों, अब तुम सब हमसे जलो। और वो झांग यी को छोड़कर अपने नए चेले का स्वागत करने के लिए हवा में उड़ जाता है। अब मैदान में सिर्फ किंगलियन और उसका दूसरा साथी बचे हैं। किंगलियन मन ही मन घबरा जाती है, धत तेरे की, हमारा तीसरा साथी तो भाग गया, अब हम सिर्फ 2 बचे हैं और इस हालत में हम मास्टर यू याओ को नहीं हरा सकते। वैसे भी जब दुनिया में 2 होली बॉडीज आ गई हैं, तो वे एक दूसरे की ऊर्जा को खुद ही कंट्रोल कर लेंगी, हमारा यहाँ रुकना बेकार है। वो तुरंत झांग यी से कहती है, अरे मुझे अचानक याद आया कि मुझे घर पर बहुत जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। और वो दोनों वहाँ से दुम दबाकर भागने लगते हैं। दुश्मनों को इस तरह भीगी बिल्ली बनकर भागते देख झांग यी का शरारती दिमाग जाग जाता है। वो चिल्लाता है, ओए बुढ़िया, हमारे सेक्ट पर हमला करके इतनी आसानी से भाग रही है। और वो हवा में एक जबरदस्त मूव चलता है। कल्टीवेशन की लड़ाई में जहाँ लोग तलवारें चलाते हैं, हमारा हीरो झांग यी अपनी उंगलियों से सीधे भागती हुई डेमोनिस किंगलियन की जांघों पर वार करता है और जोरदार चिर्र रट्टी आवाज के साथ उसकी काली सिल्क की स्टॉकिंग्स मोजे का एक बड़ा सा टुकड़ा फाड़कर अपने हाथ में ले लेता है। किंगलियन हवा में ही कांप जाती है और अपनी कातिलाना आवाज में शर्माते हुए कहती है, मार्शल भतीजे झांग, तुम ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, अगली बार मिलोगे तो मैं तुम्हें पूरी तरह निचोड़ दूंगी। झांग यी हाथ में फटा हुआ मौजा लहराते हुए चिल्लाता है, बाय बाय बुढ़िया, अगली बार बाजार से कोई मजबूत क्वालिटी का मौजा खरीद कर पहनना। पर फिर झांग यी के दिमाग में एक जानी पहचानी डिंग की आवाज आती है। उसका रहस्यमय सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और एक नया टास्क देता है, मिशन डेमोनिस किंगलियन के अंडरगारमेंट्स, अंतरंग कपड़े, इंटीमेट क्लोथ्स हासिल करो। पर फिर इनाम दाओइस्ट फूड, जिसमें स्वर्ग की असीम शक्ति है। पर फिर सजा, अगर फेल हुए तो इतनी पनौती और बदकिस्मती आएगी कि जिंदगी नर्क बन जाएगी। पर फिर समय सीमा 3 दिन। झांग यी मौजे का टुकड़ा सूंघते हुए मन ही मन सिस्टम को गालियां देता है, साले ठरकी सिस्टम, तुझे इस काली सिल्क से पेट नहीं भरा जो अब से सीधे उसके अंडरगारमेंट्स चाहिए, तू तो मुझे सीधे मौत के मुंह में भेज रहा है। पर फिर वो अपने चिकरे पर एक शातिर और ठरकी मुस्कान लाता है। वैसे ईमानदारी से कहूँ तो इस तरह के एडवेंचर का मजा लेने का मन मेरा भी हमेशा से था। झांग यी अपनी मास्टर यू याओ के पास जाता है। मास्टर कहती है, झांग यी, आज तुमने अपनी बहादुरी से मुझे इम्प्रेस किया। झांग यी तुरंत अपनी नाक लंबी करके बटरिंग शुरू करता है, आखिर शिष्य किसका हूँ। वैसे मास्टर, इस खुशी के मौके पर आप मुझे क्या इनाम देने वाली हैं? मास्टर यू याओ का चेहरा अचानक एकदम भयानक और गंभीर हो जाता है। वो अपनी कातिल जांघें दिखाते हुए कहती है, इनाम? बेटा, तुमने जो अभी अभी सरेआम उस औरत का मोजा फाड़कर हमारे सेक्ट के नियमों की धज्जियां उड़ा दी है, उसका हिसाब कौन करेगा? तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो पानी की काल कोठरी में 1 साल बिताओ या फिर पीठ पर 5000 कोड़े खाओ, चुनो। झांग यी के प्राण सूख जाते हैं और वो हाथ जोड़कर कहता है, मास्टर, चलो पुरानी बातों को यही मिट्टी डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। मास्टर यू याओ कहती है कि मुसीबत अभी टली नहीं है, बाकी सेक्ट्स हमारे पीछे पड़े हैं। झांग यी को अपना मिशन याद आता है। वो तुरंत अपनी मास्टर को पट्टी पढ़ाता है, मास्टर, क्यों न हम खुद आगे बढ़कर हमला करें? मैं कल ही किंगलियन के अर्थ सेक्ट में जाकर उनके चेलों को धूल चटाता हूँ, जिससे हमारे सेक्ट का खौफ बढ़ जाएगा। मास्टर यू याओ मान जाती है और कहती है, ठीक है, मैं छुपाकर कुछ बड़े कल्टीवेटर्स तुम्हारी रक्षा के लिए भेजूंगी और तुम्हारे साथ सफर के लिए हमारे सेक्ट की एक बहुत ही सुंदर जूनियर सिस्टर को भी भेज रही हूँ। झांग यी के दिमाग में लड्डू फूटने लगते हैं। वो कल्पना करता है कि कोई बेहद हॉट, बोल्ड और प्यारी जूनियर
सिस्टर उसके साथ बेड पर लेटी हुई है। वो खुश होकर पूछता है, वाह मास्टर, मैं तैयार हूँ, पर उसका नाम क्या है? मास्टर कहती है, ग्रैंड एल्डर की सबसे लाडली शिष्या झांग लोयांग। ये नाम सुनते ही झांग यी का चेहरा सफेद पड़ जाता है और उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। वो चिल्लाता है, ओ गॉड, वो सुअर जैसी मुसीबत मेरे साथ जा रही है। 2 दिन बाद दाओइस्ट सेक्ट के पहाड़ी रास्ते पर दोनों का सफर शुरू होता है। झांग लोयान एक छोटी, गोल मटोल और बेहद चुलबुली लड़की है जो रास्ते भर सिर्फ लॉलीपॉप और खाना ठूसने में लगी है। वो लगातार झांग यी के कान खा रही है। सीनियर ब्रदर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या मैं भी कभी होली बॉडी जगह पाऊंगी? क्या ये सच है कि आप नए कल्टीवेशन स्टेज पर पहुंच गए हैं? झांग यी चिढ़कर उसे डांटता है, चुप बैठ, मेरे साथ रहने की 3 शर्तें हैं। पहली, बकवास बंद। दूसरी, अपनी मर्जी से कोई नौटंकी नहीं। और तीसरी, जो मैं कहूँ चुपचाप सुनो। झांग यी मन ही मन रो रहा होता है कि पिछली बार जब ये लड़की उसके साथ कल्टीवेशन के लिए गई थी तो इसने डेमोनिक कल्ट के खजाने से दवाइयां चुरा ली थी, जिसकी वजह से दुश्मनों ने झांग यी को सैकड़ों मील तक दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। सफर के दौरान लोयान उसे बताती है कि आसमान में जो नया डबल प्यूपिल जागा है वो और कोई नहीं बल्कि ये हावरान है, जो पहले झांग यी से एक राइटिंग कंपटीशन में हार चुका है और अब बदला लेने के लिए तड़प रहा है। झांग यी सोचता है कि नियति ने उन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया है। तभी वे दोनों अल्ट सेक्ट के मुख्य मैदान में पहुंचते हैं। वहां का नजारा देखकर झांग यी हैरान रह जाता है। हजारों की तादाद में लड़कियां और चेले खड़े हैं। जैसे ही वे झांग यी को देखते हैं, लड़कियां पागलों की तरह चीखने लगती हैं। ओह माय गॉड, सीनियर ब्रदर झांग यी कितने हैंडसम हैं। प्लीज मुझे ऑटोग्राफ दे दो। क्या आज रात आप मेरे साथ चांद देखेंगे? यहाँ तक कि अर्थ सेक्ट के कुछ लड़के भी झांग यी के दीवाने होकर अपना दिल थाम लेते हैं। बाकी लड़के जलन के मारे जल भुनकर कोयला हो रहे हैं। तभी भीड़ को चीरते हुए डेमोनेस किंगलियान सामने आती है। आज उसने बहुत ही शालीन और संस्कारी कपड़े पहने हैं, जिससे उसकी अनैतिकता बिल्कुल छुप गई है। वो मुस्कुराकर कहती है, स्वागत है मार्शल भतीजे झांग। चलो अंदर सेक्ट के कमरे में चलते हैं और शांति से दाव के ज्ञान पर चर्चा करते हैं। झांग यी उसके पीछे पीछे चल देता है। रास्ते में वह पूछता है, सीनियर, आपने मेरी जूनियर सिस्टर को बाहर ही क्यों छोड़ दिया? किंगलियान उसकी तरफ देखकर एक बेहद कातिलाना और रहस्यमयी मुस्कान देती है। अरे वो बच्ची अभी बहुत नादान है। तुम्हारी और मेरी वाइब्स मैच करती है। हम दोनों अकेले में ज्यादा बेहतर तरीके से चर्चा कर सकते हैं। झांग यी के पसीने छूटने लगते हैं। वह सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक मासूम भेड़ हूँ जो खुद चलकर भूखे शेर की गुफा में घुस रही है। तभी किंगलियान उसे अपने आलीशान कमरे के अंदर ले जाती है। झांग यी कमरे का नजारा देखकर हक्का बक्का रह जाता है। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा बेड, रस्सियां और नहाने का बड़ा सा टब है। झांग यी चिल्लाता है, अरे ये तो आपका बेडरूम शयन कक्ष है। किंगलियान तुरंत पीछे से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा देती है। वह अपनी कातिल आंखों से झांग यी को देखती है और उसकी छाती पर हाथ रखकर कहती है, जब से तुम मुझे मिले हो झांग यी, मैं तुम्हारे प्यार में पूरी तरह अंधी हो चुकी हूँ। अब तुम बचकर कहाँ जाओगे? तुम सीधे मेरी हथेलियों के बीच आ गिरे हो। झांग यी अंदर से कांप रहा है, पर तभी उसके दिमाग में सिस्टम की वो चेतावनी चमकती है कि अगर 4 घंटे के अंदर इसके अंदर गारमेंट्स नहीं चुराए तो मौत पक्की है। झांग यी एक गहरी सांस लेता है, अपनी ठरकी मुस्कान वापस लाता है और किंगलियान की कमर में हाथ डालकर कहता है, सीनियर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन दाव के ज्ञान की बात करने से पहले क्यों न हम दोनों पहले साथ मिलकर इस टब में बत्तखों की तरह नहा लें। किंगलियान खुशी से झूम उठती है। वो अपने कपड़े ढीले करते हुए कहती है, वाह, ये तो बहुत ही रोमांटिक है। मैं अंदर जाकर पानी में गुलाब की पंखुड़ियां डालती हूँ। तुम जल्दी से कपड़े उतार कर अंदर आ जाओ, मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। और वो बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। पीछे खड़ा झांग यी अपनी उंगलियों से दिल हार्ट साइन बनाता है और मन ही मन अपने मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर एनसी झांग यी अपनी आंखें बंद करके खुद को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, मत देखो, बिल्कुल मत देखो। असल में वो एक हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने के पास है जहाँ एल्डर किंगलियन नहा रही है। झांग यी को जैसे ही मौका मिलता है वो शातिर चोर की तरह एल्डर के कपड़े उठाता है और वहाँ से रफू चक्कर होने के लिए दौड़ लगा देता है। भागते भागते वो पीछे मुड़कर चिल्लाता है, बुढ़िया, मैं तुम्हारे कपड़े लेकर जा रहा हूँ, उम्मीद है हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। पीछे से पानी की छपाकी के साथ एल्डर किंगलियन गुस्से में तमतमाते हुए बाहर निकलती है और चीखती है, झांग यी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तभी झांग यी के सामने उसकी ओपी सिस्टम स्क्रीन चमक उठती है। 200 के गाबा है। कपड़े चुराने का टास्क पूरा हुआ, जिसमें स्वर्ग की शक्ति है। झांग यी राहत की सांस लेता है। मिशन तो पूरा हो गया, लेकिन अगर सीनियर किंगलियन ने मुझे पकड़ लिया तो मेरा कीमा बन जाएगा। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। झांग यी अभी छत पर से भाग ही रहा होता है कि अचानक उसे आवाज आती है, सीनियर ब्रदर। वो मुड़कर देखता है
तो हैरान रह जाता है। वहाँ उसकी साथी झांग लुआयान उड़ते हुए धूल का गुबार उड़ाती चली आ रही है। लुआयान हांफते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर, मैंने अर्थ सेक्ट के एक पेड़ से बस एक छोटा सा फल तोड़कर क्या खा लिया, वो सब तो डंडे लेकर मेरे पीछे ही पड़ गए। झांग ही अपना सिर पकड़ लेता है, तुम नंबर 1 की पेटू हो, तुमने फिर से मेरे लिए आफत खड़ी कर दी। लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था। लुआयान कहती है, अरे छोड़ो ना, चलो साथ में भागते हैं। तभी पीछे से अर्थ सेक्ट के चेलों की पूरी फौज लाठी डंडे लेकर आ धमकती है और चिल्लाती है, वहीं रुक जाओ। इतने सारे लोगों को देखकर झांग ही के होश उड़ जाते हैं। धत्ते तेरे की, इतने सारे लोग, तुम नफरत बटोरने में इतनी एक्सपर्ट कैसे हो भाई? वो मन ही मन सोचता है कि मास्टर ने तो कहा था कि एल्डर्स चुपके से हमारी रक्षा करेंगे, पर इस मुसीबत के वक्त साले सब के सब कहाँ गायब है। अब सीन शिफ्ट होता है डाओ सेक्ट की दूसरी तरफ, जहाँ उन दोनों रक्षक एल्डर्स की आंखें अब खुल रही हैं। एक एल्डर जम्हाई लेते हुए बोलता है, आह, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम देर तक सोते रह गए। दूसरा कहता है, चलो जल्दी करो, हमें चुपके से झांग ही की रक्षा करनी है। वाह भाई, यहाँ लड़का मर रहा है और ये अभी सोकर उठे हैं। उधर लोयान भागते हुए झांग ही को देखकर चौंक जाती है। अरे सीनियर ब्रदर भी क्यों भाग रहे हैं? झांग ही खिसियाते हुए बोलता है, अहम, ये एक लंबी कहानी है। तभी सामने से अर्थ सेक्ट के लोग रास्ता रोक लेते हैं। यंग लेडी, यही वो लड़की है जिसने हमारा उगाया हुआ सिंदूरी फल वर्मिलियन फ्रूट चुराकर खाया था। और तभी एंट्री होती है जून वुयान की, जो अर्थ सेक्ट के लीडर की बेटी है। वो दिखने में जितनी हॉट है उतनी ही खतरनाक भी। झांग ही उसे देखते ही ताड़ जाता है। धत, इस विकृत महिला से पाला पड़ गया। यह तो अपनी क्रूरता सैडिस्ट के लिए जानी जाती है। लेकिन ट्विस्ट तो अब आता है। जून वुयान को देखते ही लुओयान चिल्लाती है, दुष्ट महिला तो तुम हो। और जून वुयान भी मुस्कुराते हुए कहती है, बदबूदार दीदी, हम फिर मिले। झांग ही सोच में पड़ जाता है, ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानती है? यह तो बहुत ही गंदी जोड़ी है। झांग ही बीच बचाव करने की कोशिश करता है, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानती हो? लुओयान गुस्से में लाल होकर बताती है, पिछली बार जब मैं पहाड़ से नीचे उतरी थी तो इस राक्षसी महिला ने मेरी सबसे कीमती चीनी की परत वाली होलू, एक चीनी मिठाई लॉलीपॉप चुरा ली थी। इसने मुझे बहुत दौड़ाया और गुस्सा इस बात का है कि मैं इसे पकड़ नहीं पाई। जून वुयान पलटकर कहती है, अरे वो मैंने खरीदी थी इसलिए वो मेरी थी, और वैसे भी वो सिर्फ एक मामूली हुलू ही तो थी। झांग यी का सिर चकरा जाता है। मैं इन दोनों बेवकूफों को कभी नहीं समझ पाऊंगा। जून वुयान बात को वापस मुद्दे पर लाती है, तुमने हमारे सेक्ट का सिंदूरी फल खाया है, सजा तो मिलकर रहेगी। झांग यी कहता है, एक मामूली फल ही तो है, मैं झांग यी इसका मुआवजा दे दूंगा, हथियार निकालने की क्या जरूरत है? लुओयान रोटडू शक्ल बनाकर कहती है, सॉरी ब्रदर, मेरी वजह से आप फंस गए। लेकिन अगले ही पल लुओयान का मूड बदल जाता है। वो अपनी हुलू निकालती है और चिल्लाती है, अगर मुआवजे की बात है तो पहले इसे मुझसे माफी मांगनी होगी। और वो अपनी सीक्रेट एनलार्जमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके हुलू को एक विशाल गधे जैसा भारी भरकम बना लेती है। जून वुयान भी अपनी तलवार खींचती है। तो फिर देखते हैं कि तुझ में मुझसे माफी मंगवाने का दम है भी या नहीं। दोनों के बीच भयानक जंग शुरू हो जाती है। पंग पंग की आवाजों के साथ आसमान हिल जाता है। झांग ही दूर खड़ा होकर तमाशा देखता है और सोचता है, सिर्फ एक मिठाई के लिए ये दोनों इस हद तक लड़ रही हैं। औरतों की लड़ाई वाकई खौफनाक होती है। खैर अच्छा ही है, इस बुद्धू लड़की को असली लड़ाई का अनुभव मिल जाएगा। दोनों लड़कियां गोल्डन कोर स्टेज की फाइटर्स है, इसलिए टक्कर बराबरी की है। जून वुयान अपनी सीक्रेट मूव स्पिरिचुअल स्नेक ट्वाइन चलाती है। वो लुओयान पर हमला करते हुए कहती है, तुम्हारा नखरा यही खत्म होता है, मैं तुम्हारा ये हथियार ही तोड़ दूंगी। लेकिन हमारी लुओयान भी कम नहीं है। वो चिल्लाती है, तुमने बहुत जल्दी बाजी मार ली। डबली हैवी एनलार्जमेंट टेक्निक। वह एक के बाद एक कई विशाल हुलू की ढाल बना लेते हैं। झांग यी हैरान रह जाता है, ये लड़की अपने साथ कितनी मिठाइयाँ लेकर घूमती है भाई, है ना? लुओयान हवा में छलांग लगाती है और अपनी ओपी मूव स्पेल ब्रेकिंग स्वॉर्ड की छोड़ती है। हमला इतना तेज और जबरदस्त होता है कि जून वुयान के पसीने छूट जाते हैं। क्या रफ्तार है! वो सीधे जमीन पर जा गिरती है। तभी वहाँ एक दमदार आवाज गूंजती है, साधकों के बीच इस लड़ाई को यही रोको। ये जून वुयान का बड़ा भाई और अर्थ सेक्ट का बड़ा उत्तराधिकारी जून वु आओ है। जून वु आओ अपनी बहन को संभालता है और झांग यी की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम्हारा इरादा वाकई मेरी बहन को जान से मारने का था? झांग यी भाप जाता है कि ये बंदा भी उसकी तरह स्पिरिचुअलाइजेशन स्टेज पर है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जून वु आओ तंज कसता है, सीनियर झांग, आपका रुतबा तो बड़ा है, लेकिन अपनी बहन को इस तरह दूसरों को
चोट पहुंचाने की खुली छूट देना गलत है ना? झांग यी सफाई देने ही वाला होता है कि ये मेरी बहन नहीं है। तभी लुएयान अपनी ऑस्कर विनिंग इंस्टेंट एक्टिंग तुरंत रोने का नाटक शुरू कर देती है। वो घड़ियाली आंसू बहाते हुए रोने लगती है। वो मुझे बहुत चोट लगी है भैया, क्या आप अपनी ही बहन को नहीं पहचान रहे? क्या आप मुझसे अब प्यार नहीं करते? वो झांग यी की छाती पर अपने छोटे छोटे घूंसे मारने लगती है। झांग यी दंग रह जाता है, ये अचानक इतनी खतरनाक एक्टिंग कैसे करने लगी? उधर जून वो आओ और बाकी सब लोग झांग यी को विलेन समझने लगते हैं। तुम दोनों का नाम झांग है तो तुम भाई बहन ही हुए ना? तुम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो? इतनी प्यारी बहन को छोड़ना है तो हमें दे दो। जून वो आओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जो भी हो, अपनी बहन को ना संभालने के लिए तुम्हें सजा भुगतनी होगी। और वो अपनी सबसे खतरनाक मूव डिवाइन पर्पल क्लाउड टेक्निक एक्टिवेट कर देता है। झांग यी लोयांग को पीछे धकेलता है। तुम छुप जाओ, इसे मैं देखता हूँ। झांग यी अपनी उंगली हवा में उठाता है और अपनी सीक्रेट मूव चलाता है, ब्रेक 6 फोल्ड स्काई क्लियरिंग फिंगर। दोनों की शक्तियों का ऐसा महाविस्फोट होता है कि पूरी जगह धुएं से भर जाती है। जब धुआं हटता है तो झांग यी बिना एक खरोंच के शान से खड़ा होता है। मैंने तो अभी अपनी पूरी ताकत लगाई भी नहीं थी, बस इतना ही दम था। जून वो आओ हार मान जाता है और सोचता है कि बराबरी का लेवल होने के बाद भी झांग यी ने मुझे आसानी से कैसे कुचल दिया। क्या ये इसकी सुप्रीम होली बॉडी की ताकत है? झांग यी अपनी जीत का जश्न मना ही रहा होता है कि तभी आसमान से फूल बरसने लगते हैं और एक डरावनी जानी पहचानी आवाज गूंजती है, भतीजे झांग, तुम इतनी जल्दी विदा क्यों ले रहे हो? क्या तुम मुझे अपना बुजुर्ग नहीं मानते? झांग यी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। धट तेरे की, वो बुढ़िया किंगलियन यहाँ भी पहुँच गई। पिछले हमले में मेरी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है, अब तो भागना भी नामुमकिन है। एल्डर किंगलियन आसमान से अपनी पूरी टोली के साथ नीचे उतरती है। वो झांग यी से कहती है, भतीजे सीधे सीधे मेरे साथ चलो, हमारी डाव की चर्चा अभी अधूरी है। वहाँ मौजूद बाकी चेले कानाफूसी करने लगते हैं। लगता है झांग यी ने हमारी बिच्छू सुंदरी किंगलियन को बहुत गंदा नाराज किया है, अब ये इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। झांग यी भी पूरे स्वैग में पलटकर जवाब देता है, एल्डर किंगलियन, आप किस तरह के डाव की चर्चा करना चाहती हैं? जरा सबके सामने खुलकर बताएंगी क्या? एल्डर किंगलियन का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है क्योंकि उनके कपड़े झांग यी के पास है। वो मन ही मन सोचती है, यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अगर मैंने सच बताया तो मेरी पवित्र छवि मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए वो बात बदलते हुए कहती है, बेशक, मैं तो 3000 महान डाओ क्लासिक्स के बारे में बात कर रही हूँ। झांग यी मौका पाकर अपनी बहन का हाथ पकड़ता है। ठीक है, हमने जो चर्चा करनी थी कर ली, अब हम चलते हैं। लेकिन जून वो आओ बीच में आ जाता है, भाई झांग, इतनी क्या जल्दी है? जब तक आप यहाँ हैं, क्यों न हम मदिरा वाइन पिए और कविताओं का पाठ करें? सुना है आपकी साहित्य प्रतिभा बहुत शानदार है। जून वो आओ सोचता है कि वह कविताओं के मामले में जीनियस है और झांग यी को इस पोएट्री बैटल में हराकर अपने सेक्ट की नाक बचा लेगा। झांग यी मन ही मन हंसता है, बेटा तुम किससे पंगा ले रहे हो? मैं पृथ्वी अर्थ से आया हूँ और वहाँ 9 साल तक टीचर रह चुका हूँ। पोएट्री में तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। उधर एल्डर किंगलियन भी सोचती है, आज तो झांग यी यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, यह तो मेरा होकर रहेगा। सभी लोग स्काई पवेलियन पीक पर इकट्ठा होते हैं। वाइन के 3 दौर चलते हैं। जून वो आओ अपना पंखा खोलता है और वाइन को थीम बनाकर अपनी कविता सुनाता है। उसकी कविता इतनी बेहतरीन होती है कि वह आसमान और जमीन की प्राकृतिक ऊर्जा की को खींच लेती है। चारों तरफ उसकी वाहवाही होने लगती है। युवा मालिक लाजवाब है, इनकी कविता ने तो प्रकृति को भी हिला दिया। जून वो आओ झांग यी की तरफ देखकर मुस्कुराता है, भाई झांग, आपके क्या विचार हैं? झांग यी कहता है, बुरा नहीं है, काफी गहरा था। वह समझ जाता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में अगर कविता टॉप क्लास हो तो वह एक हथियार की तरह काम कर सकती है। तभी एल्डर किंगलियन बीच में टांग अड़ाती है और झांग यी को फंसाने के लिए कहती है, चूंकि भतीजा झांग सर्वगुण संपन्न है तो क्यों न तुम यूए जिसका मतलब चांद होता है शब्द पर कविता सुनाओ। वैसे यूए तुम्हारे मास्टर के नाम का हिस्सा भी है। वह मन ही मन कमीनी हंसी हंसती है। अभी कड़कड़ाती धूप और दिन का उजाला है, अब देखते हैं कि तुम दिन में चांद और रात का नजारा कैसे लाते हो। तभी झांग यी के दिमाग में सिस्टम की घंटी बजती है। एक नया खतरनाक मिशन एक्टिवेट हुआ है। मिशन, मौके पर एक ऐसी कविता सुनाओ जिससे जून वू आओ और एल्डर किंगलियन दोनों के होश उड़ जाए। इनाम 20 पॉइंट्स मैजिक पावर। नाकाम होने पर सजा, आपके दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड हमेशा के लिए स्लो धीमी हो जाएगी। समय सीमा 15 मिनट। झांग यी अपनी आंखें बंद करता है और मन ही मन मुस्कुराता है, चलो भाई, अब जब इनाम मिल ही रहा है तो थोड़ा वाइल्ड खतरनाक खेला जाए। वो अपनी सीक्रेट तकनीक एक्टिवेट करता है, रिकलेक्टिंग अर्थ्स नॉलेज, पृथ्वी के ज्ञान को याद करना। वो अपने दिमाग में पृथ्वी के महान कवियों की कविताओं को खंगालने लगता है और बिंगो, मिल गया। झांग यी के हाथ लगती है पृथ्वी की एक ऐतिहासिक
क्लासिक और खूबसूरत कविता। झांग यी पूरे स्वैग के साथ अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, मैंने एक बेहतरीन कविता सोची है जिसे मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों और खास तौर पर अपनी खूबसूरत गुरु यू याओ को डेडिकेट करना चाहता हूँ। सब लोग हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। झांग यी अपने हाथ में वाइन का प्याला उठाता है और पूरी गहराई के साथ पहली लाइन बोलता है, हमें एक चमकदार चांद कब नसीब होगा। हाथ में शराब का प्याला थामे मैंने ये सवाल पूछा, बस फिर क्या था। सिर्फ एक लाइन बोलते ही अचानक पूरा आसमान काला पड़ने लगता है। वहाँ मौजूद भीड़ चिल्ला उठती है, भाई झांग यी की कविता तो इतनी पावरफुल है कि इसने एक आध्यात्मिक घटना, स्पिरिचुअल फिनोमेनॉन को जन्म दे दिया। लोग यकीन नहीं कर पाते कि सिर्फ पहली लाइन से ही ऐसा चमत्कार हो गया। झांग यी बिना रुके अपनी दूसरी लाइन मारता है, मुझे बताओ उस ऊंचे स्वर्गीय महल में आज रात इतिहास का कौन सा साल चल रहा है। झांग यी कविता में आगे कहता है कि वो हवा की सवारी करके आसमान में जाना चाहता है, लेकिन डर है कि इतनी ऊंचाई पर ठंड बहुत होगी। जैसे ही वो ये बोलता है, आसमान में दिन के उजाले में एक चमचमाता हुआ सुनहरा चांद, गोल्डन मून और बादलों के बीच एक दिव्य स्वर्गीय महल प्रकट हो जाता है। लड़कियां उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती हैं। जैसा कि उम्मीद थी, झांग यी के पास सचमुच डिवाइन फिजिक है। एक गोलू मोलू सी लड़की तो ये तक कह देती है कि चांद इतना गोल और बड़ा है कि किसी स्वादिष्ट फल जैसा लग रहा है। झांग यी अपना डांसिंग पोज लेता है और कविता जारी रखता है, मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपनी ही परछाई के साथ नाचने लगा। फिर इस कविता की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि इसकी गूंज दूर एथेरियल संप्रदाय तक पहुंच जाती है। वहाँ एक बेहद खूबसूरत गुलाबी बालों वाली देवी जैसी दिखने वाली महिला, जो असल में इस संप्रदाय की बड़ी सीनियर है, दूर से उस सुनहरे चांद को देखती है। वो सोचती है, क्या ये झांग यी है? लेकिन उसकी कविता को देखकर मेरे दिल में ये उदासी क्यों महसूस हो रही है। फिर इधर झांग यी कविता का सबसे इमोशनल हिस्सा बोलता है, चांदनी खिड़कियों से छनकर उन लोगों पर चमकती है जो सो नहीं पा रहे हैं। इस दुनिया में सुख दुख, मिलना बिछड़ना लगा रहता है। जैसे चांद के अपने पड़ाव होते हैं, वैसे ही इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। ये सुनते ही महफिल में मौजूद कल्टीवेटर्स रोने लगते हैं। कोई अपनी अधूरी मोहब्बत को याद कर रहा है तो कोई कहता है कि इस कविता ने उनके मर चुके दिल को दोबारा धड़का दिया है। झांग यी अपनी कविता को आखिरी और सबसे शानदार लाइन के साथ खत्म करता है, फिर मैं हम सभी के लिए एक लंबी उम्र की कामना करता हूँ। चाहे हम एक दूसरे से कितने भी दूर क्यों ना हो, हम हमेशा इसी जादुई चांदनी को एक साथ साझा करेंगे। पूरी महफिल में लड़कियां चिल्लाने लगती हैं, भाई झांग यी के लिए मेरा प्यार अमर रहेगा। लड़के रोते हुए कहते हैं, इस कविता ने मुझे दोबारा सच्चे प्यार पर विश्वास दिला दिया है। इसी बीच झांग यी के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती है, मिशन सफल, आपको इनाम में 20 मैजिक पावर दी जाती है। झांग यी मन ही मन मुस्कुराता है कि सिस्टम की बदौलत उसने सबको अपनी उंगलियों पर नचा दिया। झांग यी की इस कामयाबी को देखकर किंग लियान, वो गुलाबी बालों वाली सीनियर, गुस्से से लाल हो जाती है। उसे समझ आता है कि वो झांग यी को फंसाना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो उसका दांव उल्टा पड़ गया। वो झांग यी के सामने आकर कहती है, झांग यी, उस बुढ़िया यू याओ में ऐसा क्या है? वो तुम्हारी इस कविता के लायक नहीं है। क्या तुम मेरे लिए कविता लिखोगे? और क्या तुमने कभी मुझे अपने दिल में पसंद किया है? झांग यी बेचारा पसीने पसीने हो जाता है। वो बहुत ही तमीज से कहता है, देखिए, हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं है। आप मेरे लिए सिर्फ एक सम्मानित सीनियर है और मेरी गुरु की जगह कोई नहीं ले सकता। ये सुनते ही किंग लियान का दिमाग घूम जाता है और वो भरी महफिल में चिल्लाती है, झूठ, तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुमने मेरा अंडरवियर लिंजरी क्यों चुराया था? इससे साफ जाहिर होता है कि तुम मुझे अंदर ही अंदर बहुत चाहते हो। झांग यी के तो होश ही उड़ जाते हैं। वहाँ खड़ी झांग यी की छोटी साथी लुआन यान अपनी आंखें फाड़ कर सोचती है, क्या सीनियर भाई सचमुच एक ठरकी है? बाकी लोग भी कानाफूसी करने लगते हैं कि भाई झांग यी के तो बड़े अजीब शौक है। झांग यी पूरी तरह घबरा जाता है। वो अपनी जेबें टटोलता है कि वो अंडरवियर वापस कर दे जो उसने सिर्फ सिस्टम के एक अजीब मिशन रिसर्च के बहाने के लिए उठाया था। लेकिन जैसे ही वो जेब में देखता है, कपड़ा गायब। वो समझ जाता है कि उस घटिया सिस्टम ने मिशन पूरा होते ही उसे गायब कर दिया और अब वो सबूत भी नहीं दिखा सकता। किंग लियान हंसते हुए कहती है, शर्माओ मत, अगर तुम मेरे शिष्य बन जाओ तो हम रोज दाव पर चर्चा करेंगे। झांग यी सर पकड़कर बैठ जाता है। उसकी सोशल डेथ हो चुकी थी। तभी आसमान से जबरदस्त गूंज होती है, कुतिया, हमारे शिष्य को चुराने की सोचना भी मत। दाव संप्रदाय के 2 सोते हुए बुजुर्ग झांग यी को बचाने आ धमकते हैं। झांग यी की जान में जान आती है, लेकिन किंग लियान अपने ही इलाके में थी। वो अपनी पावर से उन बुजुर्गों पर ऐसा हमला करती है कि वो क्या चिल्लाते हुए आसमान में उड़ जाते हैं। किंग लियान अब झांग यी और लुआन यान की तरफ राक्षस
राक्षस की तरह पड़ती है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, चाहे तुम फेफड़े फटने तक क्यों न चिल्लाओ। तभी आसमान में एक बहुत बड़ा सुनहरा पोर्टल खुलता है और कड़कती हुई आवाज आती है, मैं यू याओ यहाँ आ चुकी हूँ, मेरे शिष्य को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। जांग यी की गुरु यू याओ, जिन्हें सब इमोशनलेस फेरी कहते हैं, अपनी पूरी भव्यता और खूबसूरती के साथ आसमान से उतरती है। भीड़ में मौजूद लड़के उनके दीवाने होने लगते हैं तो उनकी पत्नियां उनकी आंखें बंद कर देती हैं। देखना मना है। यू याओ और किंग लियान के बीच तीखी बहस होती है। किंग लियान इल्जाम लगाती है कि तुम्हारे शिष्य ने नहाते वक्त मुझ पर जासूसी की और मेरा अंडरवियर चुराया, लेकिन यू याओ अपनी कड़क आवाज में कहती है, बकवास, मेरा शिष्य इमोशनलेस दाव के रास्ते पर चलता है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। जांग यी बैकग्राउंड में पूरी तरह रोने की कगार पर आ जाता है, क्योंकि बाकी कल्टीवेटर्स अब उसे भेड़ की खान में भेड़िया कह रहे थे और लड़कियां उसे अपने कपड़े गिफ्ट करने का ऑफर दे रही थी। खैर, यू याओ किंग लियान को धमकी देती है कि अपनी हद में रहे वरना अंजाम बुरा होगा। यू याओ की पावर इतनी भयानक थी कि किंग लियान डर जाती है और कहती है, ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन जांग यी एक दिन मेरा होकर रहेगा। जाते जाते वो जांग यी को चिढ़ाने के लिए एक गिफ्ट फेंक कर जाती है। मुसीबत टलने के बाद जब जांग यी वहाँ से निकलने लगता है तो एथेरियल संप्रदाय की कल्टीवेटर लड़कियां उसके पीछे भागती है। कोई कहती है, भाई ये मेरी सिल्क की पैंटी है, इसे निशानी के तौर पर रख लो, तो कोई अपना स्कार्फ देने लगती है। जांग यी चिल्लाता है, मुझे नहीं चाहिए, मेरा ऐसा कोई अश्लील शौक नहीं है। दूसरी तरफ छोटी लुआन यान के मजे आ गए थे। लड़कियां उसे भाई जांग यी को देने के लिए प्रेम पत्र, लव लेटर्स के साथ साथ ढेर सारा खाना, मिठाइयाँ और भुना हुआ मेमना दे रही थी। लुआन यान खुशी से पागल होकर सब समेट लेती है। जब जांग यी उसे खींच कर ले जाने लगता है तो वो रोती है, सीनियर भाई, मुझे अभी और खाना जमा करना है। आखिरकार दोनों सही सलामत अपने दाओ संप्रदाय वापस पहुंच जाते हैं। जांग यी चैन की सांस लेता है। तभी एक शिष्य आकर बताता है कि गुरु यू याओ उसका मून शैडो पीक पर इंतजार कर रही है और कोई बहुत जरूरी बात करनी है। जांग यी के मन में फिर से लड्डू फूटते हैं। इतनी रात को क्या वो मेरे साथ खूबसूरत नजारे देखना चाहती है और रात साथ बिताना चाहती है। जांग यी मून शैडो पीक पर पहुंचता है जहां चांदनी रात में यू याओ खड़ी थी। जांग यी के आते ही वो बिना मुड़े कहती है, जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो छिपने की जरूरत नहीं है। जांग यी उनकी तारीफ करता है, लेकिन यू याओ उसे टोकते हुए कहती है, मीठी बातें बंद करो, काम की बात सैर करते हैं। वो जांग यी को बताती है कि 3 दिनों के बाद महान जो साम्राज्य में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, बीस्ट स्लेइंग फेस्टिवल, पशु वध उत्सव, जो उसके लिए ट्रेनिंग का एक बड़ा मौका होगा। जांग यी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि वहाँ उसका पुराना दुश्मन ये हाओरान भी आने वाला है, जिसके पास डबल प्यूपिल होली बॉडी है। जांग यी गर्व से कहता है, चिंता मत कीजिए गुरु, मैंने उसे पहले पढ़ाई साहित्य में हराया था, इस बार मार्शल आर्ट्स में भी हराऊंगा। यू याओ उसकी सुरक्षा के लिए अपनी पीठ के पीछे से एक बेहद पावरफुल दिव्य तलवार निकालती है, यांग स्वॉर्ड। वो बताती है कि ये तलवार मून स्वॉर्ड के साथ मिलकर बनाई गई थी, जिसमें सबसे शुद्ध यांग एनर्जी है और ये किसी भी जीव को काट सकती है। वो ये तलवार जांग यी को सौंप देती है। जांग यी इमोशनल हो जाता है कि उसकी गुरु उससे कितना प्यार करती है। तभी अचानक जांग यी के दिमाग में सिस्टम की घंटी बजती है, डेस्टिनी टास्क एक्टिवेटेड। टास्क ये था कि जो दाओइस्ट फ्रूट उसे पहले इनाम में मिला था उसे अपनी गुरु यू याओ के साथ शेयर करना है। अगर वो ऐसा करता है तो उसे इमोर्टल पोएट स्वॉर्ड तकनीक मिलेगी और अगर फेल हुआ तो आसमान से बिजली गिरेगी। समय सिर्फ 3 मिनट था। जांग यी तुरंत वो चमकता हुआ दाओइस्ट फल निकालता है और गुरु को ऑफर करता है। यू याओ हैरान हो जाती है कि इसके पास महान दाओ आत्मा वृक्ष का फल कहाँ से आया। वो उसे खाने से मना करती है और कहती है कि वो खुद के बारे में सोचे, दुनिया बहुत मतलबी है। लेकिन जांग यी जिद पर अड़ जाता है। वो फल को बीच से 2 टुकड़ों में काटता है और कहता है, गुरु, अगर आपने इसे नहीं खाया तो मैं आज रात आपके साथ गोंद की तरह चिपका रहूंगा। यू याओ शर्मा जाती है और झिझकते हुए कहती है, ठीक है, सिर्फ इस एक बार के लिए। जैसे ही वो फल का रस चखती है, जांग यी का मिशन पूरा हो जाता है। जांग यी के दिमाग में सीधे प्राचीन छंद और कविताएं गूंजने लगती हैं और वो बिना किसी मेहनत के अमर कवि तलवार तकनीक को पूरी तरह मास्टर कर लेता है। जांग यी बिना समय गंवाए अपनी यांग तलवार की ताकत बढ़ाने के लिए उस ताओवादी फल डाओइस्ट फ्रूट को गपागप खा जाता है। मास्टर यह देखकर दंग रह जाती है कि भले ही जांग यी के पास सर्वोच्च पवित्र शरीर, सुप्रीम होली बॉडी है, पर इतनी आसानी और तेजी से कोई इस दिव्य फल को कैसे सोख सकता है। जांग यी पूरी तरह जोश में आ चुका है। वो अपनी नई ताकतों के दम पर होने वाली पशुवध प्रतियोगिता, बीस्ट बिहेविंग कंपटीशन में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी ये हाओरांग
झांग को धूल चटाने का मन बना लेता है। हालांकि मास्टर उसे चेतावनी देती है कि बुजुर्गों के मुताबिक ये हावरान की ताकत अभी उससे कहीं ज्यादा है। मास्टर झांग यी की सुरक्षा के लिए उसकी जूनियर सिस्टर झांग लुओयांग को भी उसके साथ इस सफर पर भेज देती है। रास्ते में झांग यी अपनी जूनियर सिस्टर लुओयान से तंग आ चुका है, क्योंकि लुओयान महापेटू है और नाश्ते में पूरा का पूरा सुअर भून रही है। लुओयान कहती है कि उसके सीनियर ब्रदर को जिंदगी का कोई मजा ही नहीं पता। वो सुअर के साथ पकाने के लिए मशरूम ढूंढने झाड़ियों में जाती है। तभी झांग यी उसे चेतावनी देता है कि वे प्रतियोगिता क्षेत्र के पास हैं और यहाँ खतरनाक राक्षसी जीव हो सकते हैं, और वही होता है जिसका डर था। झाड़ियों से दो लाल आंखें चमकती हैं और एक छोटा पंखों वाला बिल्ली जैसा सफेद जीव लुओयान का भुना हुआ सुअर लेकर उड़ जाता है। लुओयान रोने लगती है। मेरी पूरी सुबह की मेहनत का सुअर। दोनों उसका पीछा करते हैं। वह जीव इंसानों के खाने की तारीफ कर ही रहा होता है कि लुओयान उस पर झपट पड़ती है। वह जीव गुस्से में लुओयान के सिर पर काट लेता है और चिल्लाता है, तुम तो मुझसे भी बड़ी जानवर हो। तभी झांग यी अपनी अमर बंधन कला इमोर्टल बाइंडिंग आर्ट्स का इस्तेमाल करता है। तावाइदी संप्रदाय की इस खास जादुई रस्सी में बंधते ही उस जीव की सारी शक्ति खत्म हो जाती है और वह अपने विशाल रूप को बरकरार नहीं रख पाता। एक बड़े धमाके और धुएं के साथ वह जीव अचानक एक बेहद मासूम सींगों और पंखों वाली छोटी लड़की लॉली के रूप में बदल जाता है। वह छोटी लड़की रोते हुए मासूमियत का नाटक करती है, मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा मांस खाया था, भैया दीदी मुझे कुछ नहीं करेंगे ना। लेकिन झांग यी और लुओयान उसे ही भूनकर खाने का प्लान बनाने लगते हैं। डर के मारे वह लड़की चिल्लाती है, तुम लोग शैतान हो। असल में मैं कोई आम जीव नहीं बल्कि पूजनीय दिव्य जीव बाइजे की पुनर्जन्म हो। झांग यी को यकीन नहीं होता क्योंकि बाइजे ऐसी बिल्कुल नहीं दिखती। तभी झांग यी के सामने सिस्टम की स्क्रीन चमकती है। डिंग, भाग्य कार्य सक्रिय, भाग्य कार्य सक्रिय, बाइजे को वश में करो, सफलता का इनाम 15 मैजिक पावर पॉइंट्स। भाग्य पावर पॉइंट्स की पूर्ति ने विफलता का दंड। झांग लुओयान एक दिन के लिए कुत्ता बन जाएगी और पीपी। झांग यी सोचता है कि दंड जो भी हो, कुत्ता तो लुओयान बनेगी, उसका क्या जा रहा है। वो लुओयान से कहता है कि वे इसे मारेंगे नहीं बल्कि अपनी सवारी बनाएंगे। झांग यी पशुवध तकनीक का इस्तेमाल करता है, लेकिन लगा झटका वश में करना विफल हो जाता है। अगले ही पल एक बड़े जादुई धमाके के साथ झांग लुओयान एक छोटी सफेद बेहद प्यारी कुत्तिया में बदल जाती है। लुओयान गुस्से में चिल्लाती है, सीनियर ब्रदर ये आपने क्या कर दिया। उधर बाइजे जोर जोर से हंसने लगती है, हे पासा पलट गया, अब तुम खुद कुत्ता बन गई हो, मुझे कैसे खाओगी। गुस्साए कुत्ता बनी लुओयान बाइजे को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। बाइजे हैरान रह जाती है कि कुत्ता बनने के बाद भी ये लड़की इतनी ताकतवर कैसे है। झांग यी हार नहीं मानता। वो इस मौके का फायदा उठाकर बाइजे पर स्वामी सेवक अनुबंध मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट लागू कर देता है। झांग यी का आध्यात्मिक आभामंडल इतना ताकतवर होता है कि बाइजे चाहकर भी मना नहीं कर पाती और उसकी गुलाम सवारी बन जाती है। बाइजे मन ही मन सोचती है, कितना नीच आदमी है ये, ऐसे ही लोगों को ठगता है। लुओयान कुत्ता रूप में सुझाव देती है कि इसे आपातकालीन भोजन की तरह संभाल कर रखते हैं, जिस पर बाइजे डर जाती है। झांग यी लुओयान को दिलासा देता है कि कल तक ये जादू हट जाएगा और वे अपनी अनोखी सवारी पर आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन नेदर माउंटेन पर पशु वध प्रतियोगिता का भव्य आयोजन शुरू होता है। वहाँ दिव्य संप्रदाय का महान सीनियर ब्रदर ये हावरान खड़ा है, जो बेहद घमंडी और शक्तिशाली है। वो वहाँ आए बाकी कमजोर साधकों को देखकर बोर हो रहा है। तभी उसके शरीर से एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमय आत्मा प्रकट होती है, जिसका नाम शेजी है। वो हावरान को चिढ़ाते हुए कहती है, छोटे हाव क्या कोई प्लान है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हावरान गुस्से में कहता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं है और वो खुद यह प्रतियोगिता जीतेगा। वो जीएजी पर गुस्सा निकालता है कि उसने 3 साल से उसके शरीर पर कब्जा कर रखा है और पिछली बार जबरदस्ती उसका दोहरी पुतली वाला पवित्र शरीर डबल प्यूपिल होली बॉडी जगाया था, जो कि उसकी मर्यादा के खिलाफ था। जीएजी मजे लेते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे खून की महक पसंद है, मैं नहीं जाने वाली, और वैसे भी मैं एक आत्मा हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास एक पर्सनल लेडी है। तभी भीड़ में से कुछ लोग ये हावरान का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो तो बस नाम का ही बड़ा साधक है और दिखावा कर रहा है। ये सुनते ही ये हावरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाता है, तुम कचरा लोग, कीड़ों से भी बदतर हो, तुम्हें इस दुनिया में
जीने का कोई हक नहीं। और पलक झपकते ही वह उन सभी मजाक उड़ाने वाले साधकों का बेरहमी से कत्लेआम कर देता है। चारों तरफ खून की नदियां बह जाती है। जी मजे से उनका ब्लड की सोखती है, जबकि बाकी बची भीड़ खौफ से कांपने लगती है कि ये हावरान जितना सुंदर है उतना ही भयानक और बेरहम कसाई है। तभी आसमान से एक चीख सुनाई देती है। बाई जे का संतुलन बिगड़ चुका है और वह चिल्ला रही है, मैं रुक नहीं सकती। झांगी पीछे से चिल्ला रहा है, धीरे उड़ाओ। और लो यान कुत्ता मजे से कह रही है, और तेज। बूम। बाई जे सीधे आकर जमीन पर क्रैश होती है और झांगी सीधे ये हावरान के ठीक सामने जा गिरता है। झांगी, कुत्ता बनी लो यान और बाई जे तीनों को चक्कर आ रहे हैं और वे उल्टी करने की हालत में है। जैसे ही धूल हटती है, ये हावरान और झांगी की नजरें मिलती है। ये हावरान, झांगी, आखिरकार सर्वोच्च पवित्र शरीर यहाँ आ ही गया। झांगी, ये हावरान, आखिरकार हम मिल ही गए। भीड़ में खुसपुसाहट शुरू हो जाती है कि दिव्य संप्रदाय और तावादी संप्रदाय के दो सबसे बड़े जीनियस आमने सामने हैं। लोग झांगी की तारीफ करते हैं कि उसने कुछ दिन पहले एक ऐसी कविता लिखी थी जिससे आसमान में दिव्य चमत्कार हो गया था। तभी महान झो राजवंश के 3 विशेष दूत और आयोजक मंच पर आते हैं और घोषणा करते हैं कि त्रिवार्षिक पशुवध प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। जो सबसे ज्यादा राक्षसों को मारेगा उसे अमर गुरु का खिताब और 10 लाख आध्यात्मिक पत्थर मिलेंगे। झांगी मन ही मन सोचता है कि ये झो राजवंश वाले कितने बड़े ढोंगी हैं। प्रतियोगिता के नाम पर साधकों से मुफ्त में मजदूरी करवा रहे हैं। तभी ये हावरान झांगी की तरफ देखकर अपनी तलवार खींचता है और कहता है, साहित्य लिटरेचर में मैं तुमसे हार गया था, लेकिन इस बार मैं अपनी हार का बदला लूंगा और अपना अपमान धो दूंगा। झांगी उसे देखकर ताना मारता है, ये किस तरह की मेन कैरेक्टर वाली बकवास बातें कर रहा है। तभी झांगी के सामने सिस्टम का एक और बड़ा टास्क चमक उठता है। एक कार्य, पशुवध प्रतियोगिता में ये हावरान को हराओ। सफलता का इनाम रैंडम स्किल बुक और 30 मैजिक पावर पॉइंट्स। विफलता का दंड, शरीर की सारी नसें मेरिडियंस टूट जाएंगी और साधना का स्तर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। झांगी मुट्ठी भींचता है और उसकी आंखों में अंगारे चमक उठते हैं। ये हावरान को हराने का इतना बड़ा इनाम, तो फिर अब मैं सचमुच सीरियस होने जा रहा हूँ। प्रतियोगिता का बिगुल बज चुका है और सभी साधक काले जंगल की गहराइयों में राक्षसों के शिकार के लिए दौड़ पड़ते हैं। झांगी अपनी अनोखी टोली कुत्ता लोयान और घोड़े बनी बाईजे के साथ आगे बढ़ता है, जबकि दूसरी तरफ ये हावरान शांत रहकर बाकी मूर्खों को रास्ता साफ करने देने और अंत में एक ही बार में बाजी मारने की खूंखार योजना बना रहा है। तभी अचानक जंगल का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कल्टीवेटर्स की एक टीम आगे बढ़ रही होती है कि तभी आसमान चीरती हुई एक जोरदार दहाड़ गूंजती है। दहाड़, वहां मौजूद योद्धा डर से कांप उठते हैं। चारों तरफ का तापमान इतनी तेजी से बढ़ने लगता है मानो पूरा जंगल सुलग रहा हो। एक योद्धा चिल्लाता है, ये कोई मामूली राक्षसी जानवर नहीं है, मुझे एक बेहद खतरनाक शिकारी की आभा महसूस हो रही है। सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तभी आग की लपटों के बीच से एक अजीब पर बेहद ताकतवर मस्कुलर शरीर वाला बाघ जैसा दिखने वाला जानवर सामने आता है। योद्धाओं के होश उड़ जाते हैं। उनमें से एक कहता है, हमारी किस्मत ही खराब है, अभी तो प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है और हमारा सामना इतने शक्तिशाली जीव से हो गया। तभी दूसरा चिल्लाता है, अरे बेवकूफो, वो कोई आम जानवर नहीं बल्कि स्पिरिचुअलाइजेशन स्टेज का खतरनाक शिबा इनु किंग है, जल्दी से एक तरफ हटो। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो दैत्य कल्टीवेटर्स पर टूट पड़ता है। चीख पुकार मच जाती है और योद्धा हवा में तिनकों की तरह बिखरने लगते हैं। तभी मैदान में एंट्री होती है एक नए किरदार की, जिसका नाम है मां शियानशी, जो मिक्स्ड एलिमेंट संप्रदाय का एक तथाकथित एक्सपर्ट है। वो बड़े ताउस में आकर कहता है, चिंता मत करो, एक्सपर्ट्स हमेशा मुसीबत के वक्त ही एंट्री मारते हैं और मैं ही वो एक्सपर्ट हूँ। इस दुष्ट कुत्ते को अब मेरे हवाले कर दो। पीछे खड़े कल्टीवेटर्स उसे देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसने पिछली पशुवध प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया था। वे सोचते हैं कि मां शियानशी के रहते इस जानवर का बचना नामुमकिन है। मां शियानशी आगे बढ़ता है और जानवर को ताना मारते हुए कहता है, टूटी रीढ़ वाला कुत्ता सिर्फ भौंक सकता है, मेरे हाथों कुचले जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे जैसे 200 किलो के जीव मेरी उंगली भी नहीं हिला सकते। मां शियानशी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए हवा में हाथ उठाता है। वो पास खड़े लोगों को ज्ञान देता है कि कल्टीवेशन का असली मतलब कम मेहनत में बड़ा काम करना है। इसके बाद वो
वो अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का नाम चिल्लाता है, 1000 पक्षियों वाली बिजली का कोड़ा। वो दहाड़ता है कि इस बार से ये कुत्ता निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन ट्विस्ट तो अब आता है। जैसे ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, चालाक शिबा इनु किंग फुर्ती से पीछे से ऊपर से उस पर ऐसा जोरदार तमाचा मारता है कि मां शियांशी का सारा गुरूर मिट्टी में मिल जाता है। वो मुंह के बल गिरता है और रोते हुए कहता है, तुम्हारी नैतिकता कहाँ गई? तुम पीछे से सरप्राइज अटैक कैसे कर सकते हो? मां शियांशी बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी बैकग्राउंड में चमकते सितारों के साथ हमारे मनहुआ के असली हीरो सीनियर ब्रदर झांग यी की ग्रैंड एंट्री होती है। झांग यी के साथ उसके 2 छोटे और प्यारे पालतू जीव भी हैं। झांग यी बड़े स्टाइल से कहता है, वाह, सब लोग यहाँ पहले से ही जमा है। कल्टीवेटर्स उसे देखते ही दीवाने हो जाते हैं। झांग यी मन ही मन मुस्कुराता है कि वो जहाँ भी जाता है उसके फैंस उसे घेर ही लेते हैं। अधमरा मां शियांशी आखिरी सांसें गिनते हुए कहता है, झांग यी, मैं इस दुष्ट कुत्ते को तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ। झांग यी उसके मजे लेते हुए कहता है, चिंता मत करो, तुम शांति से मरो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा और प्रतियोगिता जीतूंगा। ये सुनकर मां शियांशी चिल्ला उठता है, ओए, मैं अभी मरा नहीं हूँ। तभी वो विशाल जानवर दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। झांग यी बाकी सभी को रास्ते से हटने के लिए कहता है, क्योंकि वो इस स्टार्टर को खुद संभालना चाहता है। वो अपने मास्टर द्वारा दी गई यांग तलवार को निकालता है और बिजली की तेजी से हवा में छलांग लगाता है ताकि जानवर को संभलने का मौका न मिले। झांग यी हवा में एक ऐसा कट मारता है कि शिबा इनु किंग की आंखों में खौफ छा जाता है। जानवर सोचता है, ये कैसी स्वर्ग विरोधी हेवन डिफाइंग तलवार तकनीक है। अगर मेरा डिफेंस इतना तगड़ा नहीं होता तो आज मैं कीमे की तरह कट जाता। डर के मारे वो विशाल जानवर दुम दबाकर रोते हुए वहां से भाग खड़ा होता है और झांग यी के छोटे पालतू जीव मजे लेते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। झांग यी के इस कारनामे को देखकर कल्टीवेटर्स उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। कोई कहता है कि उसने स्पिरिचुअलाइजेशन स्टेज के जानवर को इतनी आसानी से हरा दिया तो कोई उसकी तलवारबाजी का दीवाना हो जाता है। सब मान जाते हैं कि झांग यी का सर्वोच्च पवित्र शरीर, सुप्रीम होली बॉडी वास्तव में बेमिसाल है। झांग यी बड़े स्वैग से कहता है, मुझ पर इतने लट्टू मत हो जाओ, हमें प्रतियोगिता के मुख्य लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन दूर पहाड़ी से वही रहस्यमयी लड़की इस सब पर नजर रखे हुए है और मुस्कुराते हुए कहती है, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। तभी अचानक एक भयंकर भूकंप आता है। झांग यी के पालतू जीव अनजाने में जंगल के सारे राक्षसी जानवरों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। आसमान में हजारों चमगादड़ और जमीन पर दानवों की एक विशाल सेना उमड़ पड़ती है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। पूरी सेना कल्टीवेटर्स पर टूट पड़ती है। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है उस रहस्यमय कपल पर जो कहते हैं कि अब असली शिकार और कत्लेआम का वक्त आ चुका है। झांग यी देखता है कि मुसीबत बड़ी है, इसलिए वो सीधे अपने सिस्टम का इस्तेमाल करता है। उसे याद आता है कि सिस्टम ने उसे इनाम में अमर कवि तलवार तकनीक, इमॉर्टल पोएट स्वॉर्ड टेक्निक दी थी। झांग यी हवा में तैरते हुए अपनी तलवार को चार्ज करता है और मंत्र पढ़ता है, देखो कैसे पीली नदी का पानी सीधा स्वर्ग से उतरता है और सागर में समा जाता है, जो कभी वापस नहीं लौटेगा। उसकी तलवार से इतनी भयानक और हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा निकलती है कि कल्टीवेटर्स दंग रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि सिर्फ एक वार से कोई इतनी विनाशकारी ऊर्जा कैसे पैदा कर सकता है। इसी विनाश के बीच झांग यी के साथ रहने वाली एक लड़की का कुत्ता बनने का श्राप, डॉग कर्स, खत्म हो जाता है और वो अपने बेहद खूबसूरत इंसानी रूप में वापस आ जाती है। वो खुश होती है कि अब वो अपने दोनों हाथों से खाना खा पाएगी। दूसरी तरफ मुख्य निरीक्षण मंच पर बैठे बड़े बड़े कल्टीवेटर्स झांग यी की ताकत देखकर कांप उठते हैं। वे हिसाब लगाते हैं कि इस एक काव्यात्मक वार से झांग यी ने अकेले ही 3000 से अधिक राक्षसी जानवरों को मौत के घाट उतार दिया है। झांग यी अपनी तलवार को वापस म्यान में रखता है और हमेशा की तरह एक गहरे डायलॉग के साथ कहता है, हाँ, इस दुनिया में सबसे ताकतवर इनविंसिबल होना भी कितना अकेलापन देता है। ऐसी कोई मुसीबत नहीं जो मेरे एक वार से खत्म न हो। तभी झांग यी को सामने एक विशाल बैंगनी रंग का बाघ दिखाई देता है जिसे उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी ये हावरान मारने की कोशिश कर रहा है। झांग यी चिल्लाता है, यह मेरा शिकार है, इसे मैं किसी को छीनने नहीं दूंगा। दोनों योद्धा उस बाघ पर एक साथ झपटते हैं और बेचारा बाघ बीच में फंसकर डर के मारे रोने लगता है। ये हावरान पूरी तरह गुस्से में अंधा हो जाता है और झांग यी को जान से मारने की धमकी देता है। झांग यी भी चुनौती स्वीकार करता है। ये
ये हावरान अपनी प्रतिबंधित तकनीक रक्त पुतली ब्लड प्यूपिल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो जाती है। दोनों के बीच एक विनाशकारी लड़ाई शुरू हो जाती है। ये हावरान अपनी ब्लड क्यूआई की मदद से हवा में ही खून के अनगिनत खंजर और हथियार बनाने लगता है। झांग यी उसकी इस बहुमुखी प्रतिभा को देखकर हैरान होता है। दोनों की लड़ाई इतनी भयानक होती है कि आसपास के कल्टिवेटर्स जान बचाकर भागने लगते हैं। प्रतियोगिता के रेफरी और आयोजक डर जाते हैं कि अगर इन दोनों को नहीं रोका गया तो पूरा मैदान तबाह हो जाएगा और प्रतियोगिता कभी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन दोनों कल्टिवेटर्स एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। ये हावरान अपनी दोहरी पुतली डबल प्यूपिल की शक्ति से झांग यी की कमजोरियों को देखने का दावा करता है। झांग यी उसे ताना मारता है कि वो चीटिंग कर रहा है। इसके बाद झांग यी अपने सर्वोच्च पवित्र शरीर की पूरी ताकत को एक झटके में रिलीज करता है। दोनों के हथियार आपस में टकराते हैं और एक जोरदार धमाका होता है। जब धूल साफ होती है तो ये हावरान हैरान रह जाता है, क्योंकि झांग यी की शारीरिक ताकत उसके ब्लड प्यूपिल से भी कहीं ज्यादा भारी पड़ती है। दूर बैठी वही रहस्यमयी लड़की शीजी यह देखकर मुस्कुराती है कि भले ही झांग यी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये हावरान के अंदर जीतने की जो पागलपन भरी जिद है वो उसका इस्तेमाल पूरी कल्टिवेशन की दुनिया पर राज करने के लिए करेगी। तभी संप्रदाय के मुख्य बुजुर्ग बीच में आकर अपनी शक्तियों से दोनों को अलग करते हैं और चिल्लाते हैं, बस करो, यह प्रतियोगिता जानवरों को मारने के लिए है, तुम्हारे पर्सनल ड्रामे के लिए नहीं। इसी के साथ प्रतियोगिता की समाप्ति की घोषणा होती है। जब अंतिम नतीजों का ऐलान होता है तो पूरा मैदान सन्न रह जाता है। ये हावरान ने कुल 13,600 जानवर मारे थे, जबकि हमारे हीरो झांग यी ने पूरे 13,650 जानवर मारकर इस चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया। झांग यी को इमॉर्टल मास्टर की उपाधि और पूरे 10 लाख स्पिरिट स्टोन्स का इनाम मिलता है। ये हावरान इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से में वहां से पैर पटकते हुए निकल जाता है। जीत के बाद झांग यी अपने आलीशान पेंट हाउस में आराम कर रहा होता है। उसके दोनों पेटू जीव इनाम में मिले कीमती स्पिरिट स्टोन्स को चिप्स की तरह चबा रहे होते हैं। आसपास कई महिला कल्टिवेटर्स शराब पीकर बेहोश पड़ी है। झांग यी खुद को एक सच्चा जेंटलमैन बताते हुए सोने की तैयारी करता है कि तभी अचानक उसके दिमाग में सिस्टम की स्क्रीन फ्लैश होती है। डिंग, डेस्टिनी टास्क एक्टिवेटेड। मिशन, कमरे में छुपे अदृश्य दुश्मन इनविजिबल एनिमी को हराओ। समय सीमा 10 मिनट। दंड, अगर हारे तो शरीर का कोई भी एक अंग हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। झांग यी को अपनी गर्दन पर एक बर्फीली ठंडक महसूस होती है। वो समझ जाता है कि मौत उसके बिल्कुल करीब खड़ी है, लेकिन डरने के बजाय वो मुस्कुराता है और सोचता है कि डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, पहले हमला करना। वो तेजी से पीछे मुड़ता है और हवा में झपट्टा मारकर चिल्लाता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और इसी सस्पेंस के साथ यह अध्याय समाप्त हो जाता है। क्या झांग यी उस अदृश्य दुश्मन को हरा पाएगा या उसे गंवाना पड़ेगा अपना कोई अंग? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।